हाँ बच्चों, लास्ट जो अपना वीडियो का पार्ट था हमने उसमें पढ़ा है कि एक तो हमने पढ़ा एम्पिरिकल फॉर्मूला और हमने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मोस्टली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील किया है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमने मेथड पढ़ा, लीबिक मेथड पढ़ा, करियस मेथड पढ़ा है और उसके अलावा हमने पढ़ा है ड्यूमास एंड जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन पर्पज, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं? न्यूमेरिकल यहाँ पे सिर्फ आपको जो ड्यूमास और जेल्डाल है वहीं से बनते हैं, उन्हीं में से न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, बाकी रेयर ऑफ रेयर्स फिर भी मिले हो तो आपके पास फॉर्मूला है, आप वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट अपना और है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो हम अपने काम की शुरुआत करेंगे जो ड्यूमास मेथड है उससे, ठीक है। प्लीज नोट ए क्वेश्चन। लिखो, व्हेन 2 ग्राम organic compound in used, when 2 gram organic compound is used in Dumas method, 2 gram organic compound is used in Dumas method, then 100 ml N2 gas, 100 ml N2 gas is formed at 27 degrees centigrade temperature, is formed, FORMED, formed at 27 degrees centigrade temperature if exerted total pressure is 720, if exerted total pressure is 720 mm of Hg, then find out percent of nitrogen, then find out percent of nitrogen in given organic compound, percent of nitrogen in given organic compound। organic compound में परसेंट निकालना है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है aqueous tension of water is 20 mm of Hg। बच्चों ये aqueous tension का जो फंडा है ना, ये मैं आपको एक जगह जो अपना विक्टर मेयर्स मेथड है वहां भी मैं इंट्रोड्यूस करके गया हूं। ये क्या है? एक्वस टेंशन को देख के ऐसे लगता है कि कुछ अलग दिया है, लेकिन बहुत ही क्लियर सी बात है कि अगर हम यूनिट देखते हैं मिलीमीटर ऑफ Hg तो हमारे कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब इट इज गिवन समथिंग अबाउट द प्रेशर, बिकॉज यूनिट किसका है? प्रेशर का है। अब काम अपना काफी आसान हो चुका है भाई। अपन को क्वेश्चन में यहाँ पे 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं ड्यूमा में। एक मतलब वो जिसमें आपको डायरेक्टली वॉल्यूम दिया हो नाइट्रोजन का NTP और S2, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम से मोल निकालो, 22,000 से डिवाइड करके V पॉइंट डिवाइड में 22,000 मल्टीप्लाई में 28 अपॉन W इंटू जो भी अपना 100 लगा दो, तो उसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है जो ड्यूमा का क्वेश्चन हमने किया है, वो काफी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसमें कुछ अलग से नहीं है। समझ रहे बात? चलो अब क्वेश्चन में जो हमें दिया है उस पर गौर करें, जो हमसे पूछा गया उस पर गौर करें। भाई अपन को परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हमको ये तो पता चले कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, और जब भी अपन को कुछ वॉल्यूम से रिगार्डिंग दिया है, NTP STP मेंशन नहीं है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और वो एक ऐसा फॉर्मूला PV = nRT जिसको हर कोई याद रखता है, और ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं भूलने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहले एक चीज मैं और यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा, सोल्व करना चाहूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और वो ये है कि भाई हम पहले नाइट्रोजन का प्रेशर तो निकालें। टोटल प्रेशर में से नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितने का है? P टोटल, P हो जाएगा PN2 प्लस में P वाटर वेपर। P टोटल हमें कितना दिया है? 720। PN2 हमें निकालना है, प्लस में वाटर वेपर का कितना है? 20। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 700 ml। हाँ ये जरूर ध्यान रखो, आइडियल गैस इक्वेशन में जब हम लोग इनको रखते हैं, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे R हो, चाहे T हो, तो इनका अप्रोप्रिएट यूनिट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। देखो तो यहाँ प्रेशर जो लेना है काम में वो अपन को 700 डिवाइड में 760 इतना ATM अपन को काम में लेके चलना है। 700 डिवाइड में 760 एटमॉस्फेयर हमें काम में लेना है, ओके।
वॉल्यूम दिया है 100 ml, ओके, आप उसे डिवाइड करो 1000 से लीटर, चलो लगा दो। PV इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई में RT। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस कैलकुलेशन करनी बाकी है। बोलो 700 डिवाइड में 760 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 1000 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई में 0.082 मल्टीप्लाई में टेम्परेचर 300। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 7 डिवाइड में 76 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई में 24.6। इनका प्रोडक्ट तो अपने बहुत जगह काम आता है, ठीक है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया 7 डिवाइड में 76 डिवाइड में 24.6। हमको अगर मास निकालना हो नाइट्रोजन का, मास ऑफ नाइट्रोजन 7 डिवाइड में 76 डिवाइड में 24.6। हाँ जी, ये मोल्स आए हैं और बहुत ही सिंपल सा अपना मोल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है कि जब भी अपन को मोल से अमाउंट निकालना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 28। ये नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। परसेंट निकालने का फॉर्मूला तो अपन को बचपन से याद है, किसी का भी परसेंट निकालने का एक ही तो तरीका होता है, उसका अमाउंट डिवाइड में सिंपल का अमाउंट मल्टीप्लाई 100 लगा दो। नाइट्रोजन इतना आ गया, सिंपल 2 ग्राम का है, मल्टीप्लाई 100 लगेगा। तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना चाहते हैं जी, बिल्कुल निकालना चाहते हैं। 7 डिवाइड में 76, 28 डिवाइड में 24.6 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 2। नाइट्रोजन ये सैंपल और 100। थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, मैथ्स तुम लोगों की वैसे भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5.24%, इतना परसेंट नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें प्रेजेंट है। रेडी, प्लीज नोट करें सर। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन तो ड्यूमास मेथड के बाद में अपना जेल्डाल मेथड का भी बनता है, उसको भी हम कर लेते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा होता है बट वी विल अटेम्प्ट, डोंट वरी। लिखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 48% कार्बन एंड 8% hydrogen is present. 48% carbon and 8% hydrogen is present. Okay, full stop. When 0.48 gram of this compound, 0.48 gram of this compound is used in K-Geldal method, then 19.2 ml N/2 H2SO4, then 19.2 ml N/2 H2SO4 is required to neutralize the formed NH3. If remaining element is oxygen, then find out empirical formula of the organic compound. इस क्वेश्चन को जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो लगभग 4 या 5 लाइन जो है पूरी हो जाती है, और क्वेश्चन को देखने के बाद में कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है कि यार इट्स टू मच लार्ज क्वेश्चन, कैसे करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इट इज ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें।
इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, तो बात ये बच्चों करते हैं, देखो एक बार, परसेंटेज कार्बन हमारे पास 48 है, परसेंटेज हाइड्रोजन हमारे को 8 दिया है, परसेंटेज नाइट्रोजन जो है वो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, और परसेंटेज नाइट्रोजन के बाद में परसेंट ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे, सभी का सम करके 100 में से उसको सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों देखो, हमको जेल्डाल मेथड में इनके जेल्डाल मेथड, ओके, हमारा फॉर्मूला है एक नाइट्रोजन का परसेंट निकालने का, क्या है 1.4 NV डिवाइड में W। भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, दैट इज 1.4 NV डिवाइड में हम W यहाँ पे लगा सकते हैं। 1.4 NV डिवाइड में W हम यहाँ पे लगा सकते हैं। N क्या है? N मतलब वह एसिड जिसको हमने काम में लिया, स्टैंडर्ड एसिड, उसका नॉर्मेलिटी है। बच्चों नॉर्मेलिटी इन्होंने N/2 लिखा है, N/2 का मतलब 1/2। देखो 1/2 जो होता है उसमें N लगा देते हैं, तो इसको सीधा N/2 लिख देते हैं। N मतलब नॉर्मेलिटी, 1/2 मतलब उसका अमाउंट नॉर्मेलिटी का। 1N का मतलब उसकी नॉर्मेलिटी 1 है, M का मतलब मोलरिटी, कैपिटल M, ठीक है। तो हमें N पता है, V पता है, V ml में होना चाहिए, W अमाउंट हमको पता है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालें बच्चों, देखो यहाँ पे परसेंट नाइट्रोजन आ जाएगा 1.4, नॉर्मेलिटी है हमारा 1/2, वॉल्यूम है 19.2, डिवाइड में अमाउंट है 0.48। नीचे डेसिमल 2 डिजिट पे है, 1 और 2, ऊपर 1 और 2 मिला के 2 पे है, 4 2, तो ये आ गया 14 दूनी 28, 28% आ गया। तो नाइट्रोजन आ जाएगा 28%, और नाइट्रोजन 28% है बच्चों। तो ऑक्सीजन निकालना चाहते हो तो 100 माइनस में 48 प्लस में 8 प्लस में 28, कितना आ जाएगा 16%। अब हमारे पास सभी एलिमेंट का परसेंटेज आ गया है, जो कि हमारे को एम्पिरिकल फॉर्मूले को फाइंड करने में चाहिए होता है। क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, आगे कुछ भी नहीं करना। देखो कार्बन 48 डिवाइड में 12, कार्बन के बाद में हाइड्रोजन 8 डिवाइड में 1, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में नाइट्रोजन 28 डिवाइड में 14, फिर ऑक्सीजन 16 डिवाइड में 16, डिवाइड कर दो उसको, 12 4 48, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का रूल है। सबसे पहले हम उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में सबसे छोटे नंबर को चूज करते हैं, सबसे छोटा नंबर जो है उससे एक बार पुनः डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर जो उससे एक बार हम पुनः डिवाइड करते हैं, और उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज हमको मिलता है वही अपना उसका जो एलिमेंट है उनका रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का तो कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला अपना ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होने वाला है वो हो जाएगा C4H8N2O। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C4H8N2O। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नोट कर ली, रिक्वायरमेंट हो तो एक बार वापस से समझ लो, क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कुछ भी नहीं है इसमें। आप हर एक पॉइंट को समझो, चैप्टर आपका थोड़ी ही देर में पूरा होने वाला है बच्चों, थोड़ा सा और बचा है बस। हाँ जी, तो अगला जो पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स शॉर्ट में इन्हें मैं SF से रिप्रेजेंट करता हूँ। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, क्या होते हैं? एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी हम आप में कोई भी जो भी कुछ ये कैलकुलेशंस हम करते हैं मैथ्स में, जो भी उनमें कहीं भी सिग्निफिकेंट फिगर काम में नहीं आता है।
मेरा कहने का मतलब आपको जरूरत कभी आज तक नहीं पड़ी है। और इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स भी उतने व्यवहारिक नहीं है जितना अपन को मैथ्स लगता है। उन रूल्स के मुताबिक अपन को आगे डिफाइन करना होता है सब कुछ, ठीक है। वो रूल्स हमारे कहीं भी काम नहीं आते, इसलिए मैं पहले एक वार्निंग के तौर पर बता दूं आपको, इनको अपनी नॉर्मल मैथ से मत जोड़ना। मैं पूरे रूल्स लिखाऊंगा, उसमें हर एक चीज में कवर कर लूंगा। उसके बाद में तुम्हारा जो मन चाहे कोई भी एक नंबर आप लिख देना, उसमें अपन सिग्निफिकेंट फिगर बड़े आराम से निकाल लेंगे। किसी भी टाइप का कोई भी नंबर हम रूल्स में नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ शामिल कर लेंगे, लेकिन फॉलो करना है रूल्स को ही ओनली, ध्यान रहे। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या है? These are some meaningful digits which give accuracy and certainty in a number. कोई भी नंबर में मीनिंगफुल डिजिट जो हमें सर्टेनिटी और एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो छोटा सा डेफिनेशन में लिख दो, These are meaningful digits, these are meaningful digits which give accuracy and certainty in a given number. Accuracy and certainty in a given number. कुछ रूल्स हैं, एक एक करके हम सबका नंबर लेते हैं। लिखो इसमें, Following rules are used to find significant figures. हाँ जी, रूल नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर जो है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब एसएफ होते हैं। इसको शॉर्ट में मैं एसएफ लिखूंगा। देखो बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 4 है, जो भी है, ये भी एसएफ है, ये भी 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 है, सभी के सभी एसएफ है। एसएफ कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 6। लिख दो, इन ए गिवन नंबर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एसएफ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एसएफ। जो होगा उसके टिक लगाऊंगा, जो नहीं होगा उसके नीचे क्रॉस लगाऊंगा। टोटल एसएफ कितने हो गए? 6। रूल नंबर 2 पे आओ। इन ए गिवन decimal number, in a given decimal number, number of zeros after the decimal, number of zeros after the decimal and before a non-zero digit are not considered as SF, are not considered as SF। उनको हम लोग SF कंसिडर नहीं करते हैं, आर नॉट कंसिडर्ड एज ए एसएफ। देखो, इस रूल का मतलब ये बच्चों कि मान लो ये डेसिमल लगा है, ठीक है, यहाँ कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, ये जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरो, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड, ये एसएफ नहीं होते हैं। अपना 4 जो है वो यहाँ पे एसएफ है बच्चों, तो यहाँ एसएफ जो होगा दैट विल बी ओनली 1। ओके, क्लियर है? चलते हैं रूल नंबर 3 पे। देखो, 0.005600, ये वाले जीरो पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर एसएफ। इसमें एसएफ कितने हो गए अपने? बोलो बच्चों, 4 हो गए एस एफ। लिखो, इन ए डेसिमल नंबर नंबर ऑफ जीरोज, इन ए डेसिमल नंबर number of zeros after a non-zero digit are considered as SF, उनको SF कंसिडर किया जाता है। ओके, प्लीज नोट इट। तो एग्जाम्पल सामने है आपके, नोट कर लीजिए इसको। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। देखो बच्चों, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो 2 है, 2 के बाद में 005 लिखा आपने, 2005, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनमें जो SF है हमारे वो कितने हैं बच्चों? 4 है। किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरो जो होते हैं वो सब एसएफ होते हैं। किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरो एसएफ होते हैं। ओके, लिख दो, इन ए गिवन नंबर नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज एसएफ। तो कितने हो गए इसमें? 4। ओके, गुड। रूल नंबर 5, देखो, अगर आप 2005 को 2000 लिखते हो तो ये 2000 है, ये जीरो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ऐसे आप 300 लिखते हो, 3 है, ये जीरो नहीं है। ऐसे आप 60 लिखते हो,
ये 0 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। तो इनमें जो SF हैं, एक मतलब कोई भी नॉन डेसिमल नंबर जो है उसके लास्ट में जितने भी 0 होते हैं वो SF नहीं होते। इन ए नॉन डेसिमल नंबर लिखो, इन ए नॉन डेसिमल नंबर ऑफ zeros, in a non-decimal number of zeros which are placed किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, which are placed at the end of number are not considered as SF, are not considered as SF, उनको SF नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ SF कितना 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1, ओके। रूल नंबर 5 हुआ। नंबर 6 पे चलते हैं। देखो, अगर आप किसी नंबर को 2 × 10⁶ लिखते हैं, मतलब उस नंबर को x मल्टीप्लाई में y, x मल्टीप्लाई में 10⁻y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x मल्टीप्लाई में 10⁻y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो जो ये है ना, ये SF नहीं होता है। 2 है, बिल्कुल एक 2 है। तो अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो 10⁻y जो भी है ना, जो नंबर है, उसको SF नहीं माना। लिखो इसमें, इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, if a number is represented as x into 10⁻y, x into 10⁻y, then 10⁻y is not considered as SF, 10⁻y is not considered as SF, उसको SF हम कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे इस वाले में कितने SF हो गए हमारे? 1 हुआ केवल, क्लियर। चलते हैं नंबर 7 पे। देखो, तो अगर मान लो कोई तुमसे ये कह दे 200 जो है उसे 3 SF में लिखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में लिखो, तो मैं 200 को लिख सकता हूं 2 × 10⁻²। इसे मुझे अगर 3 SF, इसमें तो एक ही हुआ, 3 बनाना है तो एक काम करो, 2.00 10⁻², 200 इन टर्म्स ऑफ 3 SF, ये आंसर हो जाएगा। ये 200 इन टर्म्स ऑफ 3 SF, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2.00 10⁻² आप यहाँ पे लगा सकते हो, 2.00 10⁻² आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में रूल नंबर 7, लास्ट रूल ये कहता है कि भाई अगर हम कुछ काउंटेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं 2 ग्राम चीनी और 2 एप्पल, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? 2 ग्राम चीनी अगर आप बोलते हो ना, चीनी कोई चाइनीज की बात नहीं कर रहा, मैं शुगर की बात कर रहा हूं। 2 ग्राम चीनी, 2 ग्राम शुगर, ठीक है। और 2 ग्राम शुगर जो है ना, उसे आप 2.00 ग्राम शुगर नहीं लिख सकते, गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते जब तक कि आपके पास कुछ मेजरमेंट करने का कोई इक्विपमेंट ना हो। अगर मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप मार्केट से जहाँ से चीनी, नमक, आटा, धनिया, चावल जो भी लेके आते हैं, किराने की दुकान मान लो, उस किराने की दुकान पर जो डिजिटल मीटर होता है सामान को तोलने वाला, उस किराने की दुकान पर जो डिजिटल मीटर होता है सामान को तोलने वाला, ठीक है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 ग्राम। मतलब वो 1 ग्राम से कम सामान को नहीं तोल सकता। 1 तोलेगा, 1 के बाद सीधा 2 तोलेगा, 2 बाद सीधा 3 तोलेगा। तो मान लो 2 के बाद सीधा 3 तोलेगा, आपने 2.1 ग्राम चीनी ली है, कैसे तोलेगा? वो नहीं तोल पाएगा। तो जो 2 ग्राम चीनी आप तुलवा के लाते हो, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 भी, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर 2.9 कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चों को तो 2 के बाद सीधा 3 बताता है, 2.9 को 2 भी बताएगा वो तो 2 ग्राम चीनी घर पे लाते हैं, वो 2.9 भी हो सकता है, मतलब 0.9 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा आ गई, समझ रहे हो? और ऐसे अगर सुनार तोलने लग गया और वो 2 ग्राम आप सोना उससे तुलवाओगे और 2 ग्राम सोने को अगर वो 2.9 तोल के देगा, क्योंकि डिजिटल मशीन तो उसका 2 ही बताएगा, 0.9 ग्राम सोना एक्स्ट्रा आ गया। आज की मार्केट रेट के अकॉर्डिंग 0.9 ग्राम सोने का कॉस्ट 4500 रुपये होता है, 4500, 4500। तो सुनार तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनार के पास जो मशीन होता है, वेइंग मशीन तोलने वाला, उसका लीस्ट काउंट मिलीग्राम होता है, मतलब वो डेसिमल के 3 डिजिट बाद भी तोल सकते हैं, 2.012 तक तोल सकता है, चौथा डिजिट तोलने का उसके पास भी नहीं है। इसलिए आप 2 को 2.00 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट श्योर
कि 2 के बाद में 0.0 ही आएगा, 0.1 भी तो हो सकता है। तो जब नहीं पता तो नहीं लिख सकते, इसलिए बचपन में इसको आपने ये लिखा होगा, 2 को 2.00 लिखा होगा, लेकिन साइंटिफिक फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब बात करूं काउंटेबल ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो आपके पास कुछ काउंटेबल है, सपोज आपके पास 2 एप्पल है, एप्पल 2 एप्पल हैं, तो दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, उनको कैसे भी काउंट करे 2 ही बोलेगा। ये नहीं कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का बेटा हूं और मुझे बहुत बड़ी दुनिया की नॉलेज है और ये आपके पास जो एप्पल है वो 2.6 एप्पल है। नहीं भैया, गलत हो जाओगे तुम कोई बड़े साइंटिस्ट हो। 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, क्योंकि जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो बीच में नहीं होते, समझ गए। इसलिए काउंटेबल ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, जैसे मैंने 2 एप्पल लिखा है, उसको आप 2.000 कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आप यहां पे लगा सकते हैं, कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आप लगा सकते हैं जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये सभी के सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, SF। SF कितना हो गया, इन्फिनिटी। लिख दो, इनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ SF आर फाउंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ SF आर फाउंड। एग्जांपल सामने है, 2 एप्पल 2.00000000000000000 एप्पल, मतलब इनफाइनाइट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं हमारे पास यहाँ पे, लेकिन टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर अपनी एक होल क्लास का पढ़ रहा था बड़ा मजा आता, और भी मैं कई सारी बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो अभी तो अपन को टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा, चलते हैं इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF। देखो बच्चों, मैं रूल नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, उसमें बात को क्लियर कर रहा हूँ। रूल में कुछ है नहीं यहाँ पे, जो यहीं पे आ जाएगा। सपोज हमने 2.01235 लिया, एक 4.01319.121, इनको ऐड करो, 5 4 और 5 और 1 6, और यहाँ से 4 और यहाँ पे 1 और 13 और 2 15, ये आ गए। बच्चों अभी हमें क्या करना होता है, देखो सुनो ध्यान से। अब करना ये है कि जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद में कितने हैं, कम से कम 3 नंबर जोड़ रहे हैं, 1 2 3, इसमें डेसिमल के बाद में 5, इसमें डेसिमल के बाद में 4, इसमें डेसिमल के बाद में 3। तो जो लीस्ट नंबर होता है, जो लीस्ट नंबर होता है, उतने के ही बराबर फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल जो अपना सम है, एडिशन है, उसमें SF आने वाले डेसिमल के बाद में। तो इसमें 3 है तो डेसिमल का 3 ही आएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 15.146। अगर ये डिजिट 5 से बड़ा होता तो 6 को 7 बना देते, वो एक अपने आप में अलग बात है। ओके चलो नोट इट। और फिर मैं आपको यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन भी बता देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन ऑफ SF, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ SF। देखो बच्चों, मान लो तुम्हें कोई ये कहता है 1.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो। इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय हम लोग ये नहीं देखते कि डेसिमल के बाद में कितने हैं, ठीक है, बल्कि ये देखते हैं कि वास्तव में टोटल कितने, टोटल इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करो 25 5 125 12 60 2 6 31, डेसिमल 3, ये आ गया। इसमें टोटल नंबर कितने 3, इसमें कितने 2, तो टोटल 2 हैं तो फाइनल आंसर में 2 ही आना चाहिए, ये नहीं आएगा। ये तो आंसर हो जाएगा अपना 3.1, सॉरी 3.1। ये इसका आंसर पूछ लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर दीजिए। सो मैं कहना चाहूंगा 3.1 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, चैप्टर अपना ऑलमोस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे हम थोड़ा सा जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ आते हैं, हालांकि उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। जैसे किसी भी रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व होता है, आपको बोल देंगे कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 44 ग्राम CO2 बनाता है, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास। 12 और 32 कितना 44, और आगे भी कितना
44। दूसरा ऐसे ही जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं CO और CO2, 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, एक और एक, यहाँ 12 ग्राम ऑक्सीजन O2 मतलब 32 से हो रहा है। तो कार्बन तो फिक्स हो गया, जो ऑक्सीजन का आपस में बाहर रेशियो है ना, मास रेशियो, वो कितना है 1:2। ये एक सरल रेशियो होता है। तो ऐसी ऐसी कुछ एक दो बातें हैं, उसमें इतना कुछ है नहीं जिसपे अपन टाइम लगाएं, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह भी नहीं है, जब कभी पार्ट डिटेल में होगा तो इसके बारे में 2-4 बातें लिख लेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है टाइम लगाने वाला। क्वेश्चन बच्चों एक भी नहीं है, पिछले 20 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और बहुत जनरल सी थ्योरेटिकल बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपने स्कूलिंग में थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो इनको कभी हम बाद में ले लेंगे, अभी इनका टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पार्ट है जिसपे हम एग्जाम के प्रोडक्ट से फोकस कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज नोट करें इसे।